नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। और यदि पूछ लिया जाए कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। अनुस्वार 2 होते हैं। अंक और आहा अनुस्वार 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इसमें देखिए वा कहीं पे दिया गया है, वा ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है वा है। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है जो है ये भी घोड़ा का पर्यायवाची है। कटक जो है सेना का पर्यायवाची है। सेना या फिर समूह। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के। अगर द्वंद्व समास की बात की जाए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास की बात की जाए तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। अगर द्विगु समास की बात की जाए तो द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है। सा, हा ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे हा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हा। क्वेश्चन नंबर 6, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कुल 8 भेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, समास कहते हैं। समास जो है शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अक्षरों के मेल को संधि कहा जाता है, संधि। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण जो है अव्यय का एक भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, गणेश का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु। सुधांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। कुबेर किसका पर्यायवाची है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक दंत जो है गणेश का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधाकर देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 10, इहलोक का विपरार्थक शब्द है। इहलोक का विपरार्थक शब्द हो जाएगा परलोक। क्वेश्चन नंबर 11, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है साधुओं की संगत छोड़ देना। ऑप्शन बी में दिया गया है वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द है। कुवलव भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है, बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलद। जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13, जो अव्यय में वाक्य में किसी शब्द में लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। जो किसी अव्यय में मिलकर उसमें विशेष बल को प्रदान करता है उसको निपात कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है सा, सा, हा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प को चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं 2 होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया प्रत्यय के साथ जुड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है या डटा रहता है उसको युधिष्ठिर कहा जाता है, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 18, कमल के समान नयन में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 19, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में गड़ने का मुहावरा हो जाएगा मन में खटकना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है रोपड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो है शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है और पूजनी जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। पूजनी इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनी। और ऑप्शन सी में लिखा है तदोपरांत, तो तदोपरांत कुछ होता ही नहीं है, इस प्रकार से लिखा जाएगा तदुपरांत। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कब इत्री, तो कब इत्री इस प्रकार से लिखा जाता है, कब इत्री इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 22, बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा बानर। क्वेश्चन नंबर 23, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। वाकजाल का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस जाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ लिया जाए कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 24, बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है। निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं। यारा लावा व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आप सभी लोग बताएंगे कि ये चारों कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करपट का तद्भव रूप कौन सा है।
करपट का यहाँ तद्भव रूप बताना है। तद्भव रूप का मतलब होता है हिंदी बताना है। तो करपट जो है संस्कृत लिखा हुआ है। करपट का मतलब होता है कपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए में लिखा है मंदाकिनी सोती है। ऑप्शन बी में लिखा है बालिका निबंध लिखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालिका निबंध लिखती है। क्वेश्चन नंबर 28, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अब यहाँ पे हम सबको बताना है कि नाक का बाल होना। ऑप्शन ए में लिखा है अधिक समीप होना। ऑप्शन बी में लिखा है अधिक प्रिय होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक प्रिय होना। कुछ लोग ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, कष्ट होना, पर अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 29, कवित्री का संशोधित रूप है। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी कौन है कवित्री का। तो कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए में गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कवित्री। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हम सबको नहीं बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। रजनी जो है रात का पर्यायवाची शब्द है। समीर जो है हवा का पर्यायवाची है, हवा, वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर। विभावरी जो है रात का पर्यायवाची है। निश जो है रात का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए में लिखा है छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा। ऑप्शन बी में लिखा है बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। यहाँ पे हम सब अन्वय का संधि विच्छेद करना है। अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस अय हो जाएगा, अनु प्लस अय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, कलेजे पर साफ लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर साफ लौटने का मुहावरा हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, यथारुच में समास है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि यथारुच में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहुब्रीहि। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तत्पुरुष। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे देखिए यथा लिखा हुआ है। जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगम। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हम सबको बताना है तत्सम। तत्सम उसको कहा जाता है जो संस्कृत रूप में लिखा होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पड़ोसी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गोधूम। तो गोधूम जो है तत्सम हो जाएगा। गेहूं के तत्सम को गोधूम कहा जाता है, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। अब यहाँ पे हम सबको गुण संधि बताना है। ऑप्शन ए में हिमालय लिखा है। ऑप्शन बी में इत्यादि लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में तल्लीय लिखा है। ऑप्शन डी में देवेंद्र लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्र जो है गुण संधि है। चलिए गुण संधि के ट्रिक को जान लिया जाए।
इसका ट्रिक होता है, इसमें देखिए दो मात्राएं इस प्रकार से लगी होती है, या तो ए का मात्रा रहेगा या तो ए का मात्रा रहेगा, और ये जो मात्रा रहेगा बीचों बीच में लगा रहेगा। यहाँ पे देखिए ए का मात्रा लगा हुआ है देवेंद्र में, इसलिए गुण संधि है। जहाँ पे भी बीच में ए या ए का मात्रा लगा हो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नंबर 1 हो जाएगा तत्सम, नंबर 2 हो जाएगा तद्भव, नंबर 3 हो जाएगा देशज, नंबर 4 हो जाएगा विदेशज। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लाते हैं उसको तत्सम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द उसे कहा जाता है जिसका संधि विच्छेद ना किया जा सके। इसका ट्रिक हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद ना किया जा सके उसे रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वाचनालय, इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। समतल, समतल का भी संधि विच्छेद किया जा सकता है। पशु, पशु का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशु जो है रूढ़ शब्द है। यहाँ पे देखिए विद्यालय दिया गया है, विद्यालय भी रूढ़ शब्द नहीं है, इसका भी संधि विच्छेद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग रूढ़ है। अब इसमें से हम सबको योग रूढ़ बताना है। योग रूढ़ किसे कहते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलज जो है योग रूढ़ शब्द है, जलज। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? अभी आप सबको बताया गया है कि जिसका संधि विच्छेद ना किया जा सके उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें चेक किया जाए किसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा है मलयज, मलयज का संधि विच्छेद हो जाएगा। जलज, जलज का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। पंकज, पंकज का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। वैभव का संधि विच्छेद नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो होता है तत्सम के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट जो है एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द। ऑप्शन ए में दिया गया है तत्सम, ऑप्शन बी में दिया गया है तद्भव, ऑप्शन सी में दिया गया है देशज, ऑप्शन डी में दिया गया है विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। मजिस्ट्रेट जो है इंग्लिश शब्द है, इसलिए विदेशज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? इसमें हम सबको देशज बताना है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो लोटा जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें हम सबको बताना है कि योग रूढ़ शब्द। अब चेक किया जाए कौन सा योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ किसे कहा जाता है? जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं उसको योग रूढ़ कहा जाता है। अब आप सभी लोग बताएंगे इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। आप सभी लोग इसमें से बताएंगे कौन सा बहुब्रीहि समास है, वही जो है योग रूढ़ शब्द होगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? यौगिक शब्द उसे कहा जाता है जिसका संधि विच्छेद किया जा सके।
अब इसमें से देखिए किसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो विद्यालय का संधि विच्छेद किया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा विद्या प्लस आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। यौगिक शब्द विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले को समानार्थक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द उसे कहा जाता है जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पंकज, ऑप्शन बी में दिया गया है पाठशाला, ऑप्शन सी में दिया गया है दिन, ऑप्शन डी में दिया गया है जलज। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा शब्द यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 50, पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? इसमें हम सबको कारक बताना है। पेड़ से बंदर कूदा, इसका मतलब है कि इसमें जो है अलगाव हो रहा है। जब किसी भी शब्द में अलगाव होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।